हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज़ यू ऑल नो, हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अपना ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब जो लोग न्यू होंगे उनको मैं बता देती हूँ ये जो टॉपिक है ये किससे रिलेटेड है। देखो, प्रीवियस वीडियोज़ में हमने बात की थी टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, हमने टिश्यू पढ़ा, उसके बाद में मैंने आपको बोला भाई अब देखो, जैसे हमारी बॉडी होती है ह्यूमंस की, हम देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर भी ना काफ़ी सारे सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। तो उसी तरीके से अब भाई प्लांट्स जो होते हैं ना, उनके अंदर भी टिश्यू सिस्टम होता है। हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम है, उनके अंदर टिश्यू सिस्टम है। उसमें क्या होता है यार, देखो जैसे हमारी बॉडी में काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, उसी तरीके से ना टिश्यूज़ की प्लांट्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे टिश्यू मिलके एक टिश्यू सिस्टम बना देते हैं। अब वो कौन से टिश्यूज़ होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। हमने एक एक टिश्यू के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया था, फ्लो चार्ट भी बना के दिखाया था मैंने आपको। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे टिश्यू सिस्टम। मैंने कहा था भाई देखो, प्लांट के अंदर ना 3 तरीके के टिश्यू सिस्टम होते हैं, वो ही हमें पढ़ने हैं बस, उससे बाहर कुछ नहीं। कौन कौन से टिश्यू सिस्टम्स होते हैं? एक तो होता है सबसे पहले अपने पास में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, मैं टिश्यू सिस्टम नहीं लिख रही, ठीक है, कि बस एपिडर्मल लिख रही हूँ। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, साथ ही में वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, एंड थर्ड आता है अपना ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब मैं ना आपको थोड़ा सा एक बार यहाँ पे ओवरव्यू दे देती हूँ इन तीनों के ही बारे में। देखो यार, सबसे पहले मैं बोलती हूँ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है। देखो, हमने क्या कहा, एक हमारे पास में प्लांट है, जो प्लांट की जब ना आप प्लांट को बाहर से देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो बड़ा सुंदर सा पेड़ है, ज़रा आज इसको देखते हैं, बाकी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, आज इसको देखते हैं। तो हमने कहा जब आप प्लांट को देखोगे तो आपको दिखेगा भाई एक जो प्लांट की आउटर सरफेस है ना भाई, जैसे हमारी आउटर सरफेस ये स्किन है, उसी तरीके से ना प्लांट की भी एक आउटर सरफेस है। तो वो जो प्लांट की आउटर सरफेस है, उस सरफेस को कौन बनाता है? उसको बनाता है अपना ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो मैं क्या कह सकती हूँ, जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो एक तरह से ना कवर कर रहा है अपने प्लांट को। ठीक है, मान लो यार अभी जैसे कि रेनी सीज़न चल रहा है, बारिश वगैरह आ रही है बीच बीच में, तो हम लोग क्या रेन कोट पहन लेते हैं। तो वो रेन कोट क्या करता है, वो हमारे बॉडी को यार बाहर से कवर कर लेता है। उसी तरीके से ना ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, जो हमारे प्लांट की बाहर वाली पूरी लेयर है उसको बनाता है एपिडर्मल। ठीक है, एपिडर्मल की पोजीशन समझ में आ गई। फिर हम कह रहे हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या करता है। अब याद करो, टिश्यूज़ में हमने पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम होते हैं, है ना। तो हम कह रहे हैं अब भाई देखो, प्लांट है भाई, उसको खाना भी खाना है, उसको पानी भी पीना है, और कुछ मिनरल्स भी तो लेने हैं। हम भी खाते हैं भाई ये सब चीज़ें, है ना। तो वो हमारी तरह नहीं खा सकता, वो क्या करता है, वो मिट्टी में से एब्जॉर्ब करता है चीज़ों को। ठीक है, तो उसके लिए जाइलम और फ्लोएम होते हैं, वो क्या करते हैं यार, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो हमारे ना, मैं अगर आपको प्लांट, वैसे तो कुछ इस तरीके से होता है, लीव्स वगैरह ऐसे, है ना, लेकिन अभी मैं अगर आपको सिंपली इस तरीके का प्लांट बना के दिखा रही हूँ, ठीक है, चीज़ों को विजुलाइज करवाने के लिए, तो ज़रा समझो कि कैसे चीज़ें प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे बना देती हूँ। देखो, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई देखो, ये वाली जो बाहर वाली सरफेस है, ये वाली जो लेयर देख रहे हो आप, ब्लू कलर से बना रही हूँ जो मैं, ये जो पूरा है, मतलब जो आप, मुझे पता है गंदा हो गया बहुत ज़्यादा, तो ये जो ब्लू कलर से जो भी चीज़ बन रही है, यानी कि जो आउटर सरफेस, ये कौन सा सिस्टम बना रहा है, एपिडर्मल, है ना। फिर हम कह रहे हैं, अब आप देख पा रहे हो कि भाई जाइलम और फ्लोएम कहाँ पे होते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम बीच में होते हैं। ठीक है, बीच में अपने जाइलम और फ्लोएम है, इसी के अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों है। तो ये वाला हो गया अपना वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब आज हमें पढ़ना है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो हम कह रहे हैं भाई ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की पोजीशन क्या है, ये कहाँ पे मिलेगा। तो भाई देखो, ये वाला हो गया अपने पास में एपिडर्मल, बीच में हो गया अपने पास में वेस्कुलर, तो जो भी बची हुई चीज़ है ना, वो अपना ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन ये बना होता है ग्राउंड टिश्यू से, या कह सकते हैं ये पूरा बना रहा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ये मैंने कहानी क्यों बताई, 2 चीज़ों के लिए, कि आपको पिछला थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, और जो हम आज पढ़ने वाले हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, उसकी पोजीशन तो पता लग गई कि भाई वो होता कहाँ पे है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब देखो यार, एक बात सुनो, हम ना इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को एक और नाम से जानते हैं, कह सकते हैं इसका एक निक नेम भी होता है। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को लिख रही हूँ और मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि भाई मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि भाई हाँ राइटिंग अच्छी नहीं है, वीडियो देखते ही नहीं है, तो वैसा मत करना, क्योंकि मैं ना ये जो अपनी वीडियोस होती है इनमें कंसेप्ट क्लियर करने में ज़्यादा फोकस करती हूँ, अच्छी राइटिंग में लिखने से ज़्यादा। तो अगर आपको भाई अच्छी राइटिंग चाहिए कि हमें नोट्स बनाने हैं, तो उसके लिए जस्ट एक कमेंट कर देना कि नीड नोट्स, या प्लीज़, मतलब प्लीज़ भी मत बोलना, चलो प्रोवाइड PDF ऑफ नोट्स या ऐसे करके कुछ भी, तो मैं आपको अपनी जो पर्टिकुलर मतलब मेरे अच्छे से जो नोट्स बने हुए हैं वो शेयर कर दूँगी। उससे क्या होगा कि आप नोट कर पाओगे ये सब चीज़ें, बट वीडियो स्किप मत करना राइटिंग के लिए सिर्फ। ठीक है, हम कह रहे हैं इसको ना हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं, फंडामेंटल TS टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब देखो सुनो, अब हमें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में एक एक करके चीज़ें पढ़नी है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखो सबसे पहले जो इसमें हमारे को पढ़ना है वो है कॉर्टेक्स। डायग्राम्स भी दिखाऊंगी मैं आपको और बनाऊंगी भी। देखो हम कह रहे हैं भाई ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ना, उसमें कुछ लेयर्स आएंगी, ऐसे समझ लो, वो ना काफ़ी सारी लेयर से मिलकर बना है। अब भाई इतना सारा पोर्शन है तो उसमें काफ़ी सारी लेयर्स आएंगी, वो लेयर्स एक एक करके पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है ना इसमें, वो होता है अपने पास में कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स। तो सबसे पहले हमें कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ना है। अब मैं बोल रही हूँ कॉर्टेक्स है क्या, मिलती कहाँ पे है? तो यार ये जो कॉर्टेक्स होती है ना, ये हमें एपिडर्मिस के नीचे मिलती है, बिलो एपिडर्मिस। अब अगर आप नहीं जानते एपिडर्मिस क्या होता है तो मैं बता देती हूँ। एपिडर्मिस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर किसी ने वो नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ वीडियो देख लेना। ठीक है, अभी मैं जस्ट एग्जांपल दे देती हूँ आपको, थोड़ा समझाती हूँ एपिडर्मिस क्या है। देखो यार, मैंने आपको बताता है मैं आपको बताती हूँ, मैंने वहाँ भी बताया था कि यार देखो, समझो कि हमारे पास में प्लांट है, तो प्लांट की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। जैसे कि भाई हमारी सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है, स्किन है, तो जो हमारी स्किन है ना, उसको इसी स्किन को ही प्लांट्स में एक नया नाम देते हैं, एपिडर्मिस। समझ में आया? तो हम कह रहे हैं प्लांट्स की सबसे बाहर वाली लेयर हो गई एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हमें कॉर्टेक्स मिलती है देखने के लिए। ठीक है, अब हम कह रहे हैं ये जो कॉर्टेक्स होती है ना, इसमें भी 3 पार्ट्स हैं। किस तरीके से, देखो हमने कहा ये अपने पास में एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस के नीचे हमें कॉर्टेक्स देखने के लिए मिल रही है। ये वाला पूरा पोर्शन अपना कॉर्टेक्स है। ठीक है, ये पूरा पोर्शन। अब हम कह रहे हैं ये जो कॉर्टेक्स है ना, ये इसके भी 3 पार्ट्स हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पार्ट है, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पार्ट है कॉर्टेक्स का, और यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है। तो हम एक एक पार्ट देख लेते हैं कॉर्टेक्स में कौन से वो 3 पार्ट्स हैं। तो देखो यार, जो अपने पास में कॉर्टेक्स है, इसमें जो सबसे पहला पार्ट आता है वो अपना आता है हमारे पास में हाइपोडर्मिस। अब ये हाइपोडर्मिस क्या होता है, देखो इसमें मैं ABC से मेंशन करूँगी। ठीक है, सबसे पहले हमें कॉर्टेक्स पढ़ना है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, और कॉर्टेक्स का पार्ट है अपना हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, अब ये हाइपोडर्मिस क्या होता है, देखो पहले आप ना यहाँ पे थोड़ा सा समझो। देखो मैं बोल रही हूँ ये जो इतने वाला पार्ट है, ये सबसे बाहर वाली लेयर हो गई प्लांट की, है ना। उसके बाद में ये पूरा कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स में ये वाला जो रीजन है ये हम पढ़ रहे हैं, यानी कि हाइपोडर्मिस के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। हम कह रहे हैं हाइपोडर्मिस, जैसा कि हम देख के ही बता सकते हैं, जो हाइपोडर्मिस होती है वो कॉर्टेक्स की सबसे बाहर वाली लेयर है ना। ये कॉर्टेक्स है, इसकी सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो अपने पास में हाइपोडर्मिस है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, फिर अब हम इसके लिए एक और बात बोलते हैं कि भाई ये जो हाइपोडर्मिस होती है ये कौन से प्लांट्स में देखने के लिए मिलेगी और कहाँ पे नहीं। मतलब यार आप ये जानते हो कि प्लांट 2 तरह के होते हैं, डाइकोट और मोनोकोट। और हमने ये भी देखा था कि भाई हमारे पास में जो रूट्स होती हैं वो भी डाइकोट रूट भी होती है, मोनोकोट भी होती हैं। यानी कि यार डाइकोट और मोनोकोट रूट से क्या मतलब है, देखो जो डाइकोट प्लांट है उनकी रूट, उसको हम डाइकोट रूट कह रहे हैं। मोनोकोट प्लांट की रूट को हम मोनोकोट रूट बोल रहे हैं। कुछ इसमें ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं यार देखो होता क्या है, सबसे पहले हम ये बात बोलते हैं, ये जो हाइपोडर्मिस होती है ये रूट्स में एब्सेंट होती है, रूट्स में एब्सेंट है।
भाई आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी ना तो आपको पता होगा ये जो रूट होती है भाई इसके अलग ही नखरे हैं, हर चीज़ इसको अलग करनी है। ठीक है, हमने पहले वाली वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में अलग अलग पढ़ी थी। तो हम कह रहे हैं भाई देखो अभी तक क्या सिचुएशन है कि हाइपोडर्मिस जो है वो अपनी कॉर्टेक्स की सबसे बाहर वाली लेयर है। अब हम कह रहे हैं ये जो हाइपोडर्मिस होती है भाई ये रूट में एब्सेंट है, रूट में नहीं है ये। ठीक है, फिर अब हम कहते हैं भाई देखो जो अपने पास में डाइकोट प्लांट्स हो गए, मोनोकोट्स प्लांट्स हो गए, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ना थोड़ी सी हमें सिचुएशन अलग अलग देखने के लिए मिल रही है। देखो रूट में तो है ही एब्सेंट, तो हम कह सकते हैं सिर्फ स्टेम में मिल रही है ना, सिर्फ और सिर्फ स्टेम में मिल रही है। तो यार यहाँ पे हम लोग एक बात बोलते हैं कि देखो जो अपने पास में डाइकोट स्टेम है, डाइकोट स्टेम, और साथ ही में जो अपने पास में मोनोकोट स्टेम है, इनमें ना अलग अलग तरह की हमें हाइपोडर्मिस देखने के लिए मिल रही है। हाइपोडर्मिस क्या है यार, सेल से मिलकर बनी है, टिश्यू से मिलकर बनी है, इतना तो क्लियर है कि ये जो हाइपोडर्मिस है ये टिश्यू से मिलकर बनी है। अब हमने अलग अलग तरह के टिश्यूज़ पढ़े थे, है ना, तो यार हम बोलते हैं कि जो अपने पास में डाइकोट स्टेम होती है उनकी जो हाइपोडर्मिस होती है वो बनी होती है कोलेनकाइमेटस सेल से, या कह सकते हैं कोलेनकाइमेटस टिश्यू से। तो इस चीज़ को याद रखना है हमें कि देखो जो डाइकोट है, जो अपने पास में डाइकोट स्टेम है, उनकी जो हाइपोडर्मिस होती है वो कोलेनकाइमा टिश्यू से बनी होती है। इसलिए यार जो कोलेनकाइमा टिश्यू से बनी है इसलिए हम इनको कहते हैं कोलेनकाइमेटस होती है। कोई प्रॉब्लम ठीक है नहीं है। डाइकोट स्टेम की जो हमारे पास में हाइपोडर्मिस है वो कोलेनकाइमेटस है, वहीं पे जो मोनोकोट स्टेम है उनकी जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमेटस है, स्क्लेरेनकाइमेटस। अब ये स्क्लेरेनकाइमेटस क्या होता है यार, सिंपली जो स्टेम कोलेनकाइमा से बनी है उसको कोलेनकाइमेटस बोल रहे हैं, जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से बनी है उसको स्क्लेरेनकाइमेटस बोल रहे हैं। अब ये कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा ये सब अब बढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम कह रहे हैं भाई ये जो अपने पास में हाइपोडर्मिस है ये कुछ काम भी तो करती होगी, क्यों? अब ये तो हमें पता है, हम इंसान हो या प्लांट किसी को भी अपनी लाइफ में फालतू में नहीं रखते। ठीक है, कुछ ना कुछ उससे हमें काम होता है तभी उसे जगह देते हैं। तो हम कह रहे हैं भाई ये कॉर्टेक्स क्या काम करता है, या कह सकते हैं ये हाइपोडर्मिस क्या काम करता है। हाइपोडर्मिस दो काम करता है यार, एक तो प्रोटेक्शन, ठीक है, प्लांट को यार प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, रेनकोट की तरह है। ठीक है, रेनकोट क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। और उसके बाद में हम कह रहे हैं और साथ ही में यार देखो दूसरा काम जो है ना वो कभी कभी करता है, फोटोसिंथेसिस। अब मैंने ये बात क्यों कही कि कभी कभी करता है, देखो प्रोटेक्शन तो वो हमेशा करता है। जो फोटोसिंथेसिस है यार आप जानते होंगे, फोटोसिंथेसिस जो होता है उसको करने के लिए हमें क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, जब आप प्लांट फिजियो में फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तब ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखो अभी इतना समझो, फोटोसिंथेसिस के लिए ना क्लोरोप्लास्ट चाहिए, तो ये अगर इस हाइपोडर्मिस में वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस का काम भी करेगा। अगर इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। बाकी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये दो पॉइंट्स लिखेंगे कि इसके ये दो फंक्शंस होते हैं। हाइपोडर्मिस में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो कॉर्टेक्स की पहली लेयर हमने पढ़ ली है। अब नेक्स्ट लेयर जो होती है वो होती है जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो यार जनरल कॉर्टेक्स के बारे में तो बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। देखो जैसे कि हमने हाइपोडर्मिस में कहा था कि रूट में हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है, वैसा ना यहाँ पे कुछ भी है, उस तरह की कंडीशन नहीं है। जो जनरल कॉर्टेक्स होती है वो रूट में भी मिलेगी और हमारे स्टेम में भी मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि रूट एंड स्टेम दोनों में ही प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों में ही प्रेजेंट है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इसका क्या मतलब है तो यार देखो ऐसे अगर हम लिखते हैं माइनस और फिर ऐसे करके लिखते हैं, इसका मतलब होता है एब्सेंट है। वहीं पे ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब प्रेजेंट। ये ना कुछ नोट्स बनाने की हैक्स होते हैं, टिप्स होती है। ठीक है, तो हमने कहा जो जनरल कॉर्टेक्स होती है वो रूट्स में भी मिल रही है और अपने पास में स्टेम में भी मिल रही है। अब इसके बारे में ना कुछ ज़्यादा बातें नहीं है। हम कहते हैं जो ये होती है,
अभी हमने देखा हाइपोडर्मिस में कि भाई डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम में दोनों अलग अलग से बनी है, मतलब कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा से बनी है। तो हम कहते हैं जो जनरल कोटेक्स होती है ना यार, वो हमारे पास में सेम होती है डाइकोट और मोनोकोट में, और एक ही चीज़ से बनी होती है, पैरेनकाइमा से। तो यहाँ पे हम कहते हैं किस चीज़ से बनी है, पैरेनकाइमा से, पैरेनकाइमा टिश्यू से बनी है। ठीक है, तो जनरल कोटेक्स जो होती है वो पैरेनकाइमा टिश्यू से बनी होती है। अब हम कह रहे हैं यार इसके क्या फंक्शन होते हैं, ये क्या काम करता है, तो यार ये भी वही 2-3 काम करता है, जैसे कि सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट, ऑल नीड सपोर्ट, ठीक है, आई ऑल्सो नीड योर सपोर्ट, बट you all don't support me, you don't share the video with your friends, you don't just like the video, you don't subscribe, ठीक है, तो प्लीज़ शो सम सपोर्ट। यस, टॉपिक पे आते हैं। तो हम कह रहे हैं जनरल कोटेक्स जो होती है वो हमारे प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, साथ ही में हमारे पास में फोटोसिंथेसिस करती है। भाई खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए, ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस करने का काम करती है। साथ ही में यार ये ना एक और काम कर दिया है, ये जो खाना बना रही है उसको स्टोर भी कर दिया है, स्टोर्स फूड, ठीक है। तो ये 3 काम करती है अपनी जनरल कोटेक्स। भाई सपोर्ट कर रही है, खाना बना रही है, खाना स्टोर कर रही है, ठीक है, परफेक्ट है बिल्कुल। तो ये था अपने पास में जनरल कोटेक्स। अब देखते हैं यार, हमने कहा था भाई 3 लेयर्स होती हैं, हमने जनरल कोटेक्स पढ़ लिया। देखो सबसे पहले ये हाइपोडर्मिस थी, उसके बाद में यहाँ पे मिली हमें जनरल कोटेक्स। अब हम कह रहे हैं भाई ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। भाई एंडो का एंडो वर्ड तो आप समझ ही लो, अंदर, ठीक है, एंडो से अंदर। तो जैसे कि हमने एंडार्च कंडीशन देखी थी कल, तो उसमें भी एंडो का मतलब अंदर था। अब हम कह रहे हैं यार यहाँ पे एंडोडर्मिस है, तो यहाँ पे अंदर वाली लेयर, ठीक है। तो एंडोडर्मिस, पेन एंडोडर्मिस। अब देखते हैं भाई एंडोडर्मिस के बारे में हमें एनसीईआरटी ने क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं। देखो अब हमें एंडोडर्मिस के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हम बोलते हैं भाई ये जो अपने पास में एंडोडर्मिस होती है, ये जो अपने पास में हमारे पास में एंडोडर्मिस लेयर है, ये इनके जो सेल्स होते हैं, मतलब यार सेल से मिलकर ही तो बनी है, तो जो सेल्स होते हैं ना वो सिंगल लेयर में होते हैं। लाइक भाई हमारे पास में 2 कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि भाई ये एक लेयर प्रेजेंट है सेल्स की, ठीक है, ये सिंगल लेयर, तो इसी तरीके की कंडीशन एंडोडर्मिस में देखने के लिए मिलती है। वहीं पे ऐसा भी तो हो सकता है, ये देखो 2 लेयर्स हो गई सेल्स की, ठीक है। तो हम लोग सिंपली ये कहते हैं एंडोडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर की बनी होती है, ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद में ना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है नीट में भी और आपके स्कूल एग्जाम्स में भी, कि भाई यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो बैरल शेप्ड होते हैं, ठीक है, बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम बोलते हैं कि भाई देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, इनकी ना सेल से यार बहुत सारी हमें चीज़ें बताई हुई हैं सेल से रिलेटेड। देखो मान लो ये इनका सेल है, तो इनकी सेल्स के अंदर ना ऐसे ऐसे स्टार्च के बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं। जो एंडोडर्मिस के अंदर जो सेल्स मिल रहे हैं वो उन सेल्स में ऐसे स्टार्च के ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं स्टार्च शीथ, ठीक है, स्टार्च शीथ। मैंने क्या बोला वो चीज़ समझ में आई। देखो हमने कहा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि एंडोडर्मिस को स्टार्च शीट क्यों बोल रहे हैं, तो आप ये लिखोगे, या फिर अगर एमसीक्यूज आए तो उसमें वो ऑप्शन टिक करोगे जहाँ पे लिखा होगा कि भाई क्योंकि उसके सेल्स में हमें स्टार्च के ग्रैन्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं। ये बात क्लियर है। अब देखो हम कह रहे हैं ये जो अपने पास में स्टार्च शीट है ये सिर्फ हमें डाइकोट स्टेम में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं मैं अभी बताऊंगी, डाइकोट स्टेम में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ भी भूलनी नहीं है। उसके बाद में हम लोग बोलते हैं भाई देखो अब हम बोल रहे हैं, पेन कहाँ है, यस, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सब ही इम्पोर्टेंट है वैसे तो, तभी तो मैं पॉइंट वाइज लिखवा रही हूँ कि आपको ज़्यादा चीज़ें ऐसे करनी ना पड़े, ठीक है, ऐसे खिचड़ी ना लगी। तो हम कह रहे हैं यार देखो ये एब्सेंट होती है मोनोकोट्स में, मोनोकोट स्टेम में,
समझ में आया हमने क्या बोला? हमने कहा कि ये जो अपने पास में एंडोडर्मिस है, इसके अंदर बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं। अब यार जो अपने पास में मोनोकोट स्टेम है वहाँ पे तो ये एंडोडर्मिस एब्सेंट है, वहीं पे जो डाइकोट स्टेम है वहाँ पे हमें स्टार्च शीट देखने के लिए मिल रही है, यानी कि जो सेल्स हैं एंडोडर्मिस के उनके अंदर स्टार्च के ग्रेन्यूल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ये सब समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे ना एक और चीज़ कह सकते हैं स्पेशल फीचर हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने के लिए मिलती है जिसको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख दूँ, कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप ये क्या होता है? यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़रा समझो इस चीज़ को। ये इससे रिलेटेड है, ठीक है? मुझे पता है बहुत गंदा होएगा ये चीज़, बट चलो कोई नहीं, ठीक है? वैसे भी बहुत बेकार लग रहा है। हाँ, तो यार हम बोल रहे हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या चीज़ है। यार देखो हम कह रहे हैं जो अपने पास में एंडोडर्मिस की लेयर है ना, वहाँ पे ये चीज़ प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से। अब ये होता क्या है ये समझो। यार हम कह रहे हैं जो अपने पास में ये कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, यार ये ना एक वैक्सी मटेरियल है, सिंपली सुबेरिन है। सुबेरिन क्या होता है यार? ये वैक्सी मटेरियल है जो कि वाटर के लिए इम्परमिएबल है, मतलब कि इम्परमिएबल टू वाटर। यार हम क्या बोल रहे हैं समझो इस चीज़ को। यार जैसे कि हमने कहा ये अपने पास में हमने यहाँ पे सुबेरिन की डिपोजिशन कर दी, तो कह सकते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप है। यार अगर हम यहाँ पे पानी भेजेंगे ना, अगर यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप है, सुबेरिन की डिपोजिशन करी हुई है, तो हम अगर पानी डाल रहे हैं ना तो फिर पानी पास नहीं करेगा इसको, सुबेरिन की डिपोजिशन को, ठीक है? समझ गए? तो ये चीज़ होती है। तो इसका अगर पूछ लूँ मैं कैस्पेरियन स्ट्रिप का काम क्या होता है, तो ये वाटर की मूवमेंट को अलाउ नहीं करता, या कह सकते हैं वाटर के लिए इम्परमिएबल है, ठीक है? अब इसका नाम ये कैस्पेरियन स्ट्रिप क्यों है? क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने पढ़ा था उनका नाम था कैस्पेरियन, इसलिए इसका नाम रख दिया कैस्पेरियन स्ट्रिप। बस सिंपल सी बात है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप में यही पढ़ना था। अब ना आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ये कैस्पेरियन स्ट्रिप कॉर्टेक्स की किस लेयर में देखने के लिए मिलती है? तो भाई एंडोडर्मिस में देखने के लिए मिलती है। सीधे सीधे क्वेश्चंस। तो भाई अब देखो ज़रा ध्यान दो इस चीज़ पे, हमने अभी क्या पढ़ा है? ये जो हमने तीनों चीज़ें पढ़ी हैं ये पढ़ी है हमने कॉर्टेक्स की। अब ज़रा याद करो, हमने बोला था भाई क्या चीज़ होती है जो अपने पास में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, उसमें पहली चीज़ कॉर्टेक्स थी। उस कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ लिया आपने। अब हमें एक दो चीज़ें और पढ़नी है, पेरिसाइकिल हो गया, पिथ हो गया, तो हम उस पर चलते हैं, ठीक है? मैं लास्ट में आपको एक अच्छा सा डायग्राम बना के दिखाऊंगी जहाँ पे मैं सारी लेयर्स को शो करूँ। यार देखो पेरिसाइकिल पढ़ने से पहले ना आप ज़रा एक चीज़ और समझ लो। देखो यार हमने अभी पढ़ा एंडोडर्मिस के बारे में, तो जब अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी ना बना के तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये चीज़, बट अभी ज़रा सुन लो, ठीक है? यार देखो हम क्या कह रहे हैं, इस तरीके से अपनी एंडोडर्मिस लेयर है, जो उसके बाहर लेयर्स हैं अपने पास में यार हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, उसको छोड़ो, हम कह रहे हैं ये अपने पास में एंडोडर्मिस है। हम अब जो एंडोडर्मिस के अंदर जो भी पार्ट है ना, एंडोडर्मिस के अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको हम बोलते हैं स्टील, ठीक है? मैंने क्या बोला? एंडोडर्मिस के बाद में जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको हम स्टील बोलते हैं, ठीक है? अब हम पढ़ रहे हैं पेरिसाइकिल, ठीक है? पेरिसाइकिल क्या होता है भाई? तो हम कह सकते हैं, देखो यहाँ इस पूरे रीजन को हम स्टील कह रहे हैं, तो अब एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे जो चीज़ आ रही है उसको हम पेरिसाइकिल बोल रहे हैं, यानी कि ये वाली जो लेयर है ना, ये वाली लेयर वो अपनी पेरिसाइकिल है, इसलिए मैंने स्टील समझाया है, ठीक है? तो हम ये बात बोल सकते हैं जो पेरिसाइकिल होती है वो स्टील की आउटर मोस्ट लेयर होती है, बोल सकते हैं ना यार? यार देखो हमने कहा ये एंडोडर्मिस थी, इस एंडोडर्मिस के अंदर वाला जो भी पार्ट था उसको हमने बोल दिया स्टील, ठीक है? इतना क्लियर है? अब इस स्टील को अगर मैं ज़रा अच्छे से बनाऊँ, यहाँ पे ये मैंने स्टील बनाया। अब मैं कह रही हूँ ये जो स्टील है ना,
स्टील की जो ये सबसे बाहर वाली लेयर है वो ही अपनी पेरिसाइकिल है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं पेरिसाइकिल जो होती है ना यार, वो अपने पास में आउटर मोस्ट लेयर है स्टील की, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टील। इसलिए कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है, कहीं सोचो ये तो पढ़ाया ही नहीं था, ठीक है। तो स्टील पेरिसाइकिल कुछ नहीं है, अपने पास में स्टील की आउटर मोस्ट लेयर है। अब यार हम बोलते हैं ये जो पेरिसाइकिल है यार, ये कौन से तरह के टिश्यू से मिलकर बनी है? तो यार ये दो तरह के टिश्यू से मिलकर बनी हो सकती है। कौन कौन से? या तो यार देखो पैरेन्काइमा हो सकते हैं या स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू से भी बनी हो सकती है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं पैरेन्काइमेटस। तो हम कह रहे हैं भाई ये जो पेरिसाइकिल है ये पैरेन्काइमेटस भी हो सकती है या फिर स्क्लेरेन्काइमेटस भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, ठीक है। अब उसके बाद में यार हम इसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि यार देखो ये जो अपने पास में पेरिसाइकिल है ये मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट है। चलो, और ये चीज़ है ना यार याद रख लेना सीधा सीधा कि कहाँ पे क्या चीज़ एब्सेंट है, इसलिए मैं ऐसे पॉइंट वाइज लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो ये एब्सेंट है, मुझे पता है एब्सेंट की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, ठीक है। सोचा था शॉर्ट में लिखूँगी बट नहीं लिख पाई। तो यार हम कह रहे हैं एब्सेंट है कहाँ पे? मोनोकोट स्टेम में, मोनोकोट स्टेम में, ठीक है। अब देखो, अब इसके काम क्या होते हैं यार, इसके फंक्शंस क्या हैं वो समझो ज़रा, वो चीज़ जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो हम कह रहे हैं यार देखो सबसे पहले जो ये काम कर रहा है वो सपोर्ट का कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है भाई प्लांट को, ठीक है। नेक्स्ट ये जो काम करता है स्टोरेज ऑर्गन की तरह एक्ट करता है, यानी कि यार खाने वाने को स्टोर कर रहा है, स्टोरेज ऑर्गन है। अब जो इसका दूसरा काम है, यानी कि मतलब जो तीसरा काम है वो ये है कि यार देखो ये ना डाइकोट रूट में, इम्पॉर्टेंट है ध्यान देना, डाइकोट रूट्स में कैम्बियल रिंग बनाता है। अब ये क्या होता है ये आपको नहीं पता होगा और मैं यहाँ पे बताऊंगी भी नहीं, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी आप जस्ट याद रखो कि जो पेरिसाइकिल है वो हमारे को सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले पेरिसाइकिल क्या काम करता है, तो आप कह सकते हैं जो हमारे पास में पेरिसाइकिल होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है, बस इतना याद रखो। अभी क्या होता है, कैसे होता है, क्यों नहीं होता, कैसे कब चीज़ें होती हैं वो सब बाद में पढ़ेंगे, अभी बस याद रखो कि ना ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। वहीं पे जो इसका एक और काम होता है, हम कहते हैं ये लेटरल रूट्स भी बनवाता है, लेटरल रूट्स, ठीक है, लेटरल रूट्स भी बनवाता है। अब लेटरल रूट्स क्या होते हैं? जब हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा था तो मैंने ये चीज़ आपको बहुत सही करके बताई थी। चलो थोड़ा सा यहाँ पे भी दे देते हैं इस चीज़ का ओवरव्यू। देखो कभी अगर आप जा रहे हो ना कहीं पे लाइक पहाड़ी वहाड़ी इलाके पे, तो आपको ये चीज़ देखने के लिए काफ़ी अक्सर देखने के लिए मिलेगी। वैसे तो आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे भी देखने के लिए मिल सकती है। कभी देखना कोई प्लांट अगर उखड़ा हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट हो गए जो ट्रीज़ कह सकते हैं, ठीक है, तो आप ना देखोगे ऐसे वो लेटे होते हैं जब, तो बीच में आपको एक बड़ी मोटी सी रूट देखने के लिए मिलती है, इसको हम बोलते हैं टैप रूट, ठीक है। जो मेन रूट होती है उसको हम टैप रूट बोल रहे हैं। वहीं पे ना एक और चीज़ देखने के लिए मिलेगी, यहाँ से अलग अलग सी रूट देखने के लिए मिल रही हैं, ये क्या होता है? इनको हम बोलते हैं लेटरल रूट्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये लेटरल रूट्स को कौन ओरिजिनेट कर रहा है? पेरिसाइकिल कर रहा है। और यहाँ से इसके फंक्शन से काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं नीट में भी और स्कूल एग्जाम्स में भी। तो जैसे मैं लिखवा रही हूँ वैसे ही पॉइंट वाइज लिखना। हाँ मुझे पता है मैं बहुत बेकार तरीके से लिख रही हूँ, लेकिन आप चलो अच्छी राइटिंग में लिख लेना, लेकिन लिखना ऐसे ही पॉइंट वाइज, ठीक है। तो यार देखो ये था पेरिसाइकिल के बारे में। अब हमें पढ़ना है पित्त, लास्ट चीज़ पढ़नी है पित्त। पित्त क्या होता है भाई? ये वो नहीं है जो आप बोलते हैं हम लोग पित्त की थैली, वो नहीं है ये। देखो यार अब पित्त क्या है? पित्त बहुत सिंपल सी चीज़ है यार। देखो जब अभी हम लोग और आगे पढ़ेंगे ना इस चैप्टर को, जब हम लोग डाइकोट रूट मोनोकोट रूट पढ़ेंगे तो मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी इस चीज़ का। यार बीच में ना सेंट्रल पोर्शन में हमें जो जगह दिखती है उसको हम पित्त बोलते हैं, ठीक है।
तो ये सेंट्रल पार्ट होता है अपना, ठीक है, और सेंट्रल पार्ट है इसलिए हम इसको एक और नाम से जानते हैं, मेड्यूला, ठीक है। तो पित्त के लिए ये दो वर्ड्स यूज होते हैं, सेंट्रल पार्ट और मेड्यूला, ठीक है। अब हम कह रहे हैं ये जो पित्त होती है यार, ये बनी कौन से टिश्यू से है, ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ यार। देखो ये पैरेन्काइमा से भी बनी हो सकती है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं पैरेन्काइमेटस, या फिर स्क्लेरेन्काइमा से भी बनी हो सकती है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं स्क्लेरेन्काइमेटस। तो हमारी पित्त पैरेन्काइमा से भी बनी हो सकती है और स्क्लेरेन्काइमा से भी बनी हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद में यार हम बोल रहे हैं, ये तो गई बात पित्त की। अब यार आपको ना एक देखने के लिए मिलती है मेड्यूलरी रेस, या फिर पित्त रेस भी बोलते हैं इस चीज़ को। तो ये क्या चीज़ है, पित्त रेस या फिर मेड्यूलरी रेस। इन सब चीज़ों को ना आप देखोगे जब हम डाइकोट रूट, डाइकोट स्टेम, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, मोनोकोट रूट, मोनोकोट स्टेम, पित्त रेस, मेड्यूलरी रेस। यार ये क्या चीज़ होती है, देखो हमारे पास में ना कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे वेस्कुलर बंडल्स पड़े हुए हैं। अब वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, मैंने आपको कल बताया था जब हमने वेस्कुलर टिश्यू पढ़ा था, ठीक है। मतलब यार यहाँ पे जाइलम फ्लोएम पड़े हैं, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। और ज़रा अब मेरे को बताना कि ये क्लोज फ्लो, कि मैंने यहाँ पे वेस्कुलर बंडल जो बनाए हैं ये क्लोज हैं या ओपन हैं। अब जिन्होंने कल वाली वीडियो देखी ना, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, कमेंट उस चीज़ का करना ना करना कि अच्छी है वीडियो या क्या है क्या नहीं, लेकिन प्लीज़ मेरे को बताना है कि ये जो जाइलम बंडल है ये मैंने ओपन बनाए हैं या क्लोज बनाए हैं, फिर मुझे लगेगा हाँ मैंने कुछ ढंग का पढ़ाया था कल और समझ में भी आया। देखो यार हम कह रहे हैं, एक तो अपने पास में कैम्बियम यहाँ पे प्रेजेंट है मैं फिर भी हिंट दे रही हूँ, देख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे बड़ा करके बना रही हूँ। ये जो होता है ना बीच में, इसको हम कैम्बियम बोलते हैं। इसको हमने बोला था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, याद करो, ठीक है। इसको हमने बोला था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, ये बात अलग है। अब हम क्या बोल रहे हैं यार, ये जो पित्त रेस होती है ये क्या होती है, ये जो बीच में है ये पित्त होती है अपनी, ठीक है, इसको हम पित्त बोल रहे हैं, ठीक है भाई। अब हम कह रहे हैं यार जो मेड्यूलरी रेज या फिर पित्त रेज होती है वो ना कुछ इस तरीके से होती हैं, शुरुआत में वो ऐसी होती हैं, ठीक है, लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो हम पढ़ेंगे यार इस चीज़ के बारे में ना ज़्यादा अच्छे से, बट अभी फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो यार बाद में क्या हो जाएगा, ये जो हमने जाइलम बंडल बना लेते हैं, ये अपने पास में जाइलम बंडल हो गई, ठीक है। अब ये जो है ना अपने पास में मेड्यूलरी रेज, ये क्या करेंगी, ये इस तरीके से जुड़ जाएंगी। और अब ये जो बन रहा है इसको हम बोल रहे हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब जरा मेरे को बताओ ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ये कैसे बना, रुको मैंने बोला ये जो है ना ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। अब ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कैसे बना, तो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना है इन्हीं पित्त रेस से, इन्हीं मेड्यूलरी रेस से। देखो ये मेड्यूलरी रेस थी, ये मॉडिफाई होके इन्होंने ये बना लिया, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ये क्या है, हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो चलो ये चीज़ भी मैंने यहीं पे ही बता देती हूँ आपको, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम सेम नहीं है ये दोनों चीज़ें। देखो यार आप लोगों के स्कूल में कंपटीशन वगैरह होते होंगे तो आपने एक बात सुनी हो, बोलते हैं ना कि देखो एक तो कंपटीशन होता है जैसे कि आपके स्कूल में अलग अलग क्लासेस के बीच में कह रहे हैं कि भाई 11th और 12th क्लास के बीच में कंपटीशन है, या फिर कह रहे हैं 11th क्लास की सेक्शन ए सेक्शन बी के बीच में कंपटीशन है, तो उस चीज़ के लिए ना एक वर्ड यूज़ करते हैं इंट्रा स्कूल कंपटीशन है,
बोलते हैं, कभी ध्यान देना इस चीज़ पे, इंट्रा स्कूल कंपटीशन है। तो देखो इंट्रा वर्ड जो होता है ना यार, इंट्रा वर्ड वो होता है अंदर अंदर के लिए, ठीक है, वो चीज़ होती है अंदर आपके, सिर्फ अगर आपके ही स्कूल में हो रहा है तो बोल रहे हैं इंट्रा, ठीक है, इंट्रा स्कूल कंपटीशन। वहीं पे अगर यार 2-3 स्कूलों के बीच में कंपटीशन होता है तो बोलते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन, यानी कि 2-3 स्कूलों के बीच में है यार, तो इसलिए। अब हम इस चीज़ को क्या बोल रहे हैं, ध्यान दो ज़रा, देखो ये जो कैम्बियम था ये यहाँ पे बीच में प्रेजेंट था, इसको हम बोल रहे हैं इंटरफेसिकुलर इसको हम बोल रहे हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। एक तरह से मान लो कि ये एक ही स्कूल है ना, ये एक स्कूल है और इनके बीच में जो कैम्बियम है उसको हम बोल रहे हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। मैंने बोला ना एक ही स्कूल में चीज़ हो रही है तो इंट्रा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, और ये एक ही स्कूल है, एक स्कूल के बीच में कंपटीशन हो रहा है 2 क्लासेस के बीच में, इसलिए इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। वहीं पे ये वाला जो है देखो, ये 2 स्कूलों के बीच में है, ये ही 2 स्कूल है ना, ये 2 स्कूलों के बीच में है तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो बस यार यही था अपना ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लास्ट चीज़ बचती है वो भी मैं बता देती हूँ यहीं पे, ताकि छूट ना जाए यार कुछ भी। देखो ये तो हमने आपने ध्यान भी दिया होगा, रूट और स्टेम के बारे में बात की है ना यार। जो अपने पास में लीव्स होती है उनमें क्या होता है, लीव्स का अगर हम बात करें, लीव्स का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तो उसमें कुछ नहीं होता। अभी हमने इतनी अलग अलग चीज़ें पढ़ी भाई कि पेरिसाइकल है, पिथ है, हमारे पास में कॉर्टेक्स है, ये सारी चीज़ें हैं। तो लीव्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, लीव्स में सिंपल मीजोफिल्स प्रेजेंट है। अब ये मीजोफिल्स क्या होते हैं, देखो अपना ना जो लीफ है उसका सिंपल है, उसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं है, उसमें सिर्फ एक मीजोफिल प्रेजेंट है। अब ये मीजोफिल होता क्या है ये बताती हूँ। मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट सेल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स, यानी कि ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। और मैंने अभी बताया भाई, जिस चीज़ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो हम कह रहे हैं यार जो लीव्स का ऐसे ग्राउंड टिश्यू होता है वो नॉट डिफ्रेंशिएटेड नहीं है ये पेरिसाइकल वगैरह में, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, सॉर्टेड है लीव का। अब देखो यार ये था हमारा आज का पूरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। मुझे पता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन यार क्वालिटी पे ध्यान दिया करो, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को ना 5 मिनट में भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन फिर वही चीज़ है, फिर वो आपको ना समझ आएगा और ना मेरे को समझाने में वैसे मज़ा आएगा, ठीक है। तो अपने काम को लेके ऑनेस्टी हर पर्सन में होनी चाहिए, और मैं ये कह सकते हैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं आपसे भी ऑनेस्टी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप भी काफ़ी ऑनेस्ट होंगे और इस वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे और मेरे लिए भी काफ़ी ऑनेस्ट होंगे। इसलिए यार अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो ना तो प्लीज़ चीज़ों को अप्रिशिएट करना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। यस यही था। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक button and also share the video with your friends, and please subscribe the YouTube channel so I can reach 1,000 subscribers, and after that I can help you more and I can provide more and more content, ठीक है। और आप शायद भूल गए हो, मैंने आपको गिव अवे के बारे में बताया था, गिव अवे कि भाई हमारे जब 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं 2-4 बुक्स गिव अवे करूँगी, ठीक है। और देखते हैं कब तक करवा पाओगे आप वो चीज़, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। वीडियो को जितना शेयर करोगे, और प्लीज़ वीडियो को नीचे कमेंट करके बता देना चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। मैं बोल के थक गई हूँ भाई, 10 में से रेटिंग दे दिया करो, बस 1-2 लोग हैं जो कमेंट करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ बता दिया करो समझ आया या नहीं, क्योंकि यार 1000 सब्सक्राइबर्स रीच करने में ना बस 2 ही तरीके से हेल्प कर सकते हो आप, या तो वीडियो को शेयर करके या फिर कमेंट करके। क्योंकि वीडियो शेयर करोगे तो आपके दोस्त वगैरह देखेंगे, वो आप करते नहीं, बस रील्स शेयर करते हो, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ में, जिनसे उनका कोई बेनिफिट भी नहीं है यार, ठीक है। और वहीं पे दूसरी चीज़ कमेंट करते हो ना तो यूट्यूब खुद से रिकमेंड करता है बाकी लोगों को वीडियो, तो उससे भी हेल्प होती है। और प्लीज़ अप्रिशिएट कर दिया करो, क्योंकि यार जैसे आप डिमोटिवेट होते हो वैसे हम भी होते हैं, ठीक है। तो बस यही था
If you like the video, then please press the like button and also share the video with your friends, and please subscribe my YouTube channel. And thank you so much for visiting our channel. Thank you so much for watching our videos. And yes, please visit again to our YouTube channel, and thank you so much.